जय हिंद दोस्तों। ईडू जी के जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीव विज्ञान की श्रृंखला चल रही है जिसमें मानव शरीर क्रिया विज्ञान के बारे में टॉपिक किया जा रहा है। आज का टॉपिक होगा पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। तो शुरू करते हैं। पहला है यकृत यानी लीवर। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और इसका वजन लगभग 1.5 से 2 केजी होता है। किसका वजन? यकृत यानी लीवर का। लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और लीवर का वजन 1.5 से 2 केजी होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत यानी लीवर प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। तो एक बार फिर से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी यकृत के बारे में। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत का वजन 1.5 से 2 केजी होता है। यकृत के द्वारा ही पित्त रस का स्रावित होता है और पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। कौन? यकृत यानी लीवर प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित करता है। कौन है? यकृत यानी लीवर। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत यानी लीवर कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। तो इसको फिर से पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित बनाए रखता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत जो है कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में भी परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है फाइब्रिनोजिन, और फाइब्रिनोजिन नामक जो प्रोटीन है उसका उत्पादन यकृत यानी लीवर में होता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत के द्वारा होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। फाइब्रिनोजिन जो है कि नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है अगर कोई भी शरीर का पार्ट कट जाता है और ब्लड स्रावित होने लगती है तो फाइब्रिनोजिन जो बाहर रक्त निकल रहे हैं उसको थक्का बनाने में मदद करता है, जबकि हिपैरिन जो है हमारे शरीर के अंदर जो रक्त धाराएं प्रवाहित हो रही है हमारे अंगों में उसको जमने से रोकता है। कौन? हिपैरिन। और ये फाइब्रिनोजिन और हिपैरिन इन दोनों का निर्माण यकृत यानी हमारे लीवर में होता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। जो रेड ब्लड सेल्स है उसको नष्ट जो है यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत यानी लीवर
थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए मदद करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत यानी लीवर एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। तो एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत करता है, और फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन जो है शरीर के अगर शरीर का कोई अंग कट जाता है तो रक्त को थक्का बनाने में जो है मदद करता है, जिससे ब्लडिंग रुकती है। हेपैरिन जो है हमारे नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा होता है, और हेपैरिन के द्वारा शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने से रोकता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में यकृत मदद करता है, और भोजन में अगर जहर देकर के मारा गया है तो जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए जो है यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग के रूप में काम करता है। आगे है पाचन की क्रिया को संचालित करने वाला अगला अंग है गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है। यानी पित्त रस कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है, लेकिन पित्त रस जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से जाता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा पित्त का पित्ताशय में गिरना, पित्त का पक्वाशय में गिरना पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा होता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होता है। तो हम लोग पित्ताशय के बारे में पढ़ रहे थे, तो इस पॉइंट को फिर से पढ़ेंगे कि पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। पित्त वाइल जो है, पित्त जो है कि हल्के पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है, और पित्त का पीएच मान जो है 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। आगे है पित्त का कार्य, यानी पित्त जो है उसका क्या कार्य है हमारी पाचन क्रिया में। तो पित्त भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है जिससे अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कौन? पित्त यानी वाइल्स। यह यानी पित्त वसाओं का इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। पित्त जो है वसाओं का इमल्सीकरण करता है। पित्त आंत की क्रमांकुंचन गतियों को बढ़ाता है जिससे भोजन में पाचक रस भलीभांति मिल जाती है। पित्त जो है विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे ही पीलिया यानी जॉन्डिस कहते हैं। तो एक बार इतना फिर से पढ़ेंगे कि रिकॉल करेंगे कि पित्त जो है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। पित्त जो है वसाओं को इमल्सीकरण करता है। पित्त के द्वारा आंत की क्रमांकुंचन गतियों को पित्त बढ़ाता है जिससे भोजन में पाचक रस भलीभांति मिल जाती है। पित्त जो है विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने से यकृत की कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और इसे ही पीलिया कहते हैं। शरीर पीला हो जाता है। हमारे शरीर की पाचन क्रिया में भाग लेने वाला अगला अंग नेक्स्ट अंग है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर थी, और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। अग्नाशय एक
साथ अंतःस्रावी यानी नलिकाहीन एवं बहिःस्रावी यानी नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे किससे यानी अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह यानी कौन अग्नाशय क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान यानी अग्नाशय रस का पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है अग्नाशय के बारे में कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है और अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अंतःस्रावी मतलब कि जिसमें बिना नलिका का स्रवण होता है, मतलब कि जो रस है बिना नलिका के ही मतलब कि वो स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी होते हैं। बहिःस्रावी जो है कि नलिका के द्वारा जो है कि रस या जो पाचक तत्व है वो स्रावित होता है। अग्नाशय से अग्नाशी रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल होता है और शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। अग्नाशयी रस क्षारीय द्रव होता है, जिसका अग्नाशयी रस का पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। इसमें अग्नाशय रस में तीनों प्रकार के मुख्य भोज पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण पाचक यानी अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। और एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। अगला हमारे शरीर का अंग है पाचन से संबंधित लैंगरहैंस की द्वीपिका। लैंगरहैंस की द्वीपिका जो है, लैंगरहैंस की द्वीपिका अग्नाशय का ही एक भाग है और लैंगरहैंस द्वीपिका की खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने किया था। लैंगरहैंस द्वीपिका की बीटा कोशिका से इंसुलिन और अल्फ़ा कोशिका से ग्लूकोन एवं गामा कोशिका से जो है सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका अग्नाशय का एक भाग है और इसकी खोज लैंगरहैंस ने किया था। और लैंगरहैंस द्वीपिका की बीटा कोशिका से जो इंसुलिन निकलता है और अल्फ़ा कोशिका से ग्लूकोन निकलता है तथा गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन निकलता है नामक हार्मोन निकलता है। पढ़ेंगे तो इंसुलिन एक अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इसकी खोज यानी इंसुलिन की खोज वेंटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में किया था। 1922 ईस्वी में पहली बार लियोनार्ड थॉम्सन ने को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो इंसुलिन के बारे में महत्वपूर्ण सूचना है कि इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहैंस नामक द्वीपिका से निकलता है, कि बीटा कोशिका से निकलता है। लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है जो अग्नाशय का भाग है। और इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था 1921 ईस्वी में और 1922 ईस्वी में पहली बार लियोनार्ड थॉम्सन को पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। यह ग्लूकोज यानी इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की अगर कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। यानी हमारे शरीर के जो ब्लड है उसमें अगर ग्लूकोज की मात्रा अधिक बढ़ जाएगी तो मधुमेह रोग हो जाएगा। इंसुलिन के अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जन्म क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ग्लूकोन ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। कौन? ग्लूकोन जो है ग्लाइकोजेन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सोमेटोस्टेटिन यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है
जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ा देता है। यानी इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाना, इंसुलिन के अति सेवन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है जिसमें जनन क्षमता में कमी और दृष्टि ज्ञान, यानी इंसुलिन की कमी से जो है कि मधुमेह होगा, और इंसुलिन की ज़्यादा होने से हमारे शरीर में हाइपोग्लाइसीमिया होगा जिससे जनन क्षमता में कमी और दृष्टि ज्ञान कम होता है। ग्लूकोन ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सोमैस्टोस्टेटिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ा देता है। पाचन तंत्र का सारांश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक सवाल परीक्षा में बन जाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पाचन का सारांश ग्रंथि का नाम है जिससे ये जो तमाम रस है वो सारे निकलते हैं, और एंजाइम का नाम है, मतलब कि वो रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, और कौन से भोज पदार्थ का प्रतिक्रिया के बाद क्या बनता है, किस भोज पदार्थ को किस रूप में परिवर्तित करता है प्रतिक्रिया के बाद। तो पहला है लार। लार जो है, लार से टाइलिन और मल्टोज नामक एंजाइम निकलता है, और टाइलिन जो है कि मंड को मल्टोज में परिवर्तित कर देता है, जबकि माल्टेज जो है कि मल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। दूसरा रस है जठर रस। जठर रस से जो है कि पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम निकलता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, जबकि रेनिन जो है केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। फिर अगला रस है अग्नाशय रस, जो हमारे शरीर के ग्रंथियों से निकलता है। अग्नाशय रस से जो एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है अग्नाशय रस से, और निकलता है एमाइलेज। ट्रिप्सिन जो है का काम है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलना, और एमाइलेज का काम है मंड को शर्करा में बदलना। और एक और एंजाइम निकलते हैं अग्नाशय रस से, लाइपेज। लाइपेज जो है वसा वो ग्लिसरॉल में बदलता है। पढ़ेंगे लार से जो एंजाइम निकलता है टाइलिन है, और टाइलिन का काम है मंड को मल्टोज में बदलना। और लार से दूसरा एंजाइम निकलता है माल्टेज का काम है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। जठर रस से निकलने वाला एंजाइम है पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलना। दूसरा जठर रस से निकलने वाला एंजाइम है रेनिन का काम है केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलना। अगला रस है अग्नाशय रस से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलना, एमाइलेज का काम है मंड को शर्करा में बदलना, लाइपेज का काम है वसा को वसा अम्ल में परिवर्तित करना। अगला रस है आंत्रीय रस से निम्न प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला है इरेप्सिन, दूसरा है माल्टेज, आंत्रीय रस से निकलता है। आंत्रीय रस से तीसरा एंजाइम निकलता है सुक्रेज। आंत्रीय रस से चौथा एंजाइम लैक्टेज निकलता है, और आंत्रीय रस से ही लाइपेज नामक एंजाइम भी निकलता है। तो इरेप्सिन का काम है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? इरेप्सिन। माल्टेज का काम है, माल्टेज नामक एंजाइम का काम है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। सुक्रेज नामक एंजाइम का काम है सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में बदलना। लैक्टेज का काम है लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में बदलना। लाइपेज का काम है वसा को वश्य अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलना। मानव शरीर में पूछ बृहदान्त्र में संलग्न होता है। जो मानव शरीर का पूछ पहले हुआ करता था आदि मानव के समय, खैर अभी नहीं है, ये बड़ी आंत का ही एक भाग होता था, उससे संलग्न रहता था। तो 100 की स्पीड में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि जो सारी फैक्ट्स है हमारे माइंड में छपी रहे, और इसी तरह से रिवीजन करना ज़रूरी भी है। तो पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग के बारे में यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। यकृत कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के
ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर लेता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त की थक्का बनाने में मदद करता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। मृत आवेशिक और नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में यकृत मदद करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जाँच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्तरस जमा होता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नालिका के माध्यम से जाता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य है। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्ण की मात्रा 12% होती है। पित्त का मुख्य कार्य है भोजन के माध्यम को क्षारीय बना देता है जिससे अग्नाशयी रस की क्रिया कर सके। यह भोजन यानी पित्त रस जो है कि भोजन में आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। वसाओं को एमल्सीकरण करता है। यह यानी पित्त जो है आंत की क्रमांकोच्चर गतियों को बढ़ाता है जिससे भोजन में पाचक रस की भली भांति मिल जाता है। विटामिन के और पित्त विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य प्रोटीनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे पीलिया कहते हैं। अग्नाशयी रस यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन अग्नाशय। यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ। इससे अग्नाशयी रस निकलता है जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है जिसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। इसलिए इसे पाचक रस कहा जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका अग्नाशय का एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने किया था। लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से इंसुलिन और अल्फा कोशिका से ग्लूकॉन एवं गामा कोशिका से जो सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका स्रावित होता है। इसकी खोज फेडे वेंटिंग और वेस्ट ने 1921 ईस्वी में की थी। 1922 ईस्वी में पहली बार लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्पस्रावन से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना और मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम हो जाती है। ग्लूकोन ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सोमैटोस्टेटिन यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ा देता है। आगे है पाचन का सारांश। लार से निकलने वाला एंजाइम है टाइलिन और मल्टोज। टाइलिन मंड को मल्टोज में परिवर्तित करती है। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। जठररस से पेप्सिन और रेनिन निकलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। रेनिन कैसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदलता है। अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलता है। एमाइलेज मंड को शर्करा में बदलता है और लाइपेज वसा को वसा अम्ल व कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। आंतरिक से निकलने वाला एंजाइम है एरेप्सिन प्रोटीन को अमीनो में बदलता है। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है और सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में बदलता है। लैक्टोज को ग्लूकोज व लैक्टोज में बदलता है। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल व कोलेस्ट्रॉल में बदलता है। मानव शरीर में पुच्छ बृहदान्त्र में संलग्न होता है। तो इस प्रकार से ये पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न अंग जो भाग लेते हैं वो ख़त्म होती है। इजाज़त दीजिए, अगले टॉपिक में मिलते हैं। धन्यवाद।